अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा सिर्फ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर में। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। उम्मीद करती हूँ और दुआ भी मेरी यही होती है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी हों ठीक ठाक हों और एक कामयाब ज़िंदगी और सुकून वाली ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हो ना। ज़िंदगी में कामयाबी के लिए हमें दो चीज़ों से मोहब्बत लाजिम है, एक है मंजिल से और दूसरा है मंजिल पर ले जाने वाले रहबर और रहनुमा से, यानी कि जो हमारे उस्ताद कहलाते हैं। दुनिया के तमाम कारीगरों के हुनर को सलाम, मगर वो कारीगर अजीम है जो मजीद ऐसे कारीगर पैदा करता है जो फ़न और हुनर को जिंदा रखते हैं, और ऐसे कारीगर को उस्ताद ही कहते हैं। और उस्ताद बुनियाद लगाकर उस बुनियाद का पत्थर होता है जिस पर इमारत खड़ी होती है, और हम गुंबद देखकर ना दूर से ही मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, मगर बुनियाद का जो पत्थर है हमें वो कभी नज़र नहीं आता। और मंजिल पर ले जाने वाले से मोहब्बत जितनी खालिस होगी ना, कामयाबी उतनी ही कामिल होगी। और हज़रत अली ने फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ भी बताया ना, मैं उसे उस्ताद का दर्जा देता हूँ, मतलब मैं उसे उस्ताद अपना मान लूँगा। तो उस्ताद एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा होते हैं जिनके बगैर इंसान की जो शख्सियत है वो अधूरी ही रहती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने रहबर और असातिज़ा की कदर करें जितनी हो सकती है, जितना हो सकता है उनसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में। वो हमेशा हमें अच्छा ही सिखाएंगे और हमारी कामयाबी की जो राहें हैं वो हमवार करने में हमारी ज़रूर मदद भी करते हैं। तो इसी नोट पर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से। तो एक सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए ना मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी इंतहाई ज़रूरी होता है, जो बदकिस्मती से हम में से अक्सर लोगों की ज़िंदगी में मिसिंग दिखाई देता है। और गैर मुतवाज़िन तर्ज जिंदगी कई किस्म की ख़तरनाक बीमारियों की भी वजह बनता है, जिनमें डायबिटीज़ सरे फहरिस्त आती है। और डायबिटीज़ ताहयात साथ रहने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि हर साल लाखों अफराद की जान ले लेती है, और ये किसी को भी लाहक हो सकती है। ये बीमारी उस वक्त होती है जब जिस्म अपने अंदर मौजूद ग्लूकोज को हल करके खून में शामिल नहीं कर पाता है। और डायबिटीज़ आलमी सतह पर तेज़ी से फैलती जा ही रही है, और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में बताया जाता है कि 42 करोड़ से ज़ायद अफराद इस खास बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक ये तादाद 40 साल पहले के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हो चुकी है। तो डायबिटीज़ की कई इकसाम है, ताहम दो तरह की डायबिटीज़ ज़्यादा आम है, टाइप 1 और टाइप 2। और माहिरीन के मुताबिक ये बताया जाता है कि टाइप 2 जो है इस मर्ज़ की सबसे आम किस्म है, और 90% जो अफराद हैं वो इसी बीमारी का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो इसे किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फ़र्क होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, और अगर हो जाए तो कंट्रोल कैसे करें, कौन कौन सी चीज़ों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीबा सैयद मौजूद हैं, माहिर अमराज़ डायबिटीज़ हैं। डॉक्टर अनीबा, आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर अनीबा, डायबिटीज़ या जिसे शुगर भी कहते हैं, एक बहुत बीमारी आम होती जा रही। पहले हम देखते थे कि किसी किसी में ये पाई जाती थी, अब तो बच्चों में भी ये पाई जाती है। तो ये किस तरह हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है, इतनी ख़तरनाक बीमारी क्यों इसे कहा जाता है, फिर इसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उस पर बात करेंगे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको बहुत ख़तरनाक बीमारी कहा जाता है, और इसके कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, अगर देखा जाए तो शुगर किसी भी मेजर ऑर्गन या माइनर ऑर्गन को नहीं छोड़ती नुकसान पहुंचाने में। अगर आप देखें तो हार्ट अटैक का बाइस बनेगी, कुछ लोगों में गुर्दे फेल हो जाते हैं, इसकी वजह से उसका बाइस बनती है, लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, इवन रीनल ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाता है। पाँव पे ज़ख़म, टांगों पे ज़ख़म, पाँव कट जाना लोगों का बहुत बड़ी चीज़ है, फॉलिज का रिस्क बहुत बढ़ा देती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आंखें, लोगों की नज़र बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, इवन कई लोगों की नज़र जा भी सकती है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हर मेजर हिस्सा जो कि जिस्म का है उसके ऊपर ये अटैक कर देती है शुगर, और उसको अपना काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से इंसान दवाइयों पे, मशीनों पे और इन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से नहीं जी पाता, और ये सारी ज़िंदगी के लिए डिपेंडेंट हो जाता है बिल्कुल किसी हद तक। नहीं, एक्चुअली इसमें यह है कि अगर
खुदा न खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक की वो दवाइयाँ उसको सारी उम्र खानी पड़ेंगी और दूसरे हार्ट अटैक का रिस्क उसको ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पहले हार्ट अटैक। इसी तरह वो पेशेंट जिसका गुर्दा ख़राब हो गया एक दफ़ा, वो हम वापस नहीं ला पाएंगे। हम उसको रोक ज़रूर सकते हैं वहाँ पे अच्छी कंट्रोल करके डायबिटीज़, लेकिन वापस लाना बहुत मुश्किल है या कह लें नामुमकिन है। इसी तरह जिस पेशेंट को अगर खुदा न खास्ता किसी को फॉलेज हो गया है, इस फॉलेज की वजह से जो चीज़ या जो हिस्सा उसका काम करना छोड़ गया है, उसमें कुछ % शायद बेहतरी आ जाए, लेकिन 100% रिकवरी बहुत मुश्किल है। और जैसे मैं बात भी करी थी कि इसकी काफ़ी इकसाम है, लेकिन बताया जाता है कि टाइप 2 या टाइप 1 हम लोगों ने ज़्यादातर सुनी हुई है, तो और भी इसकी इकसाम है, तो वो भी हमें बता दें या सिर्फ ये 2 इकसाम ही है? डायबिटीज़ की और भी इकसाम है, और ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि टाइप 1 टाइप 2 जो है ये मेजर पोर्शन होता है। टाइप 1 टाइप 2 उसके अलावा एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसे हम कहते हैं, वो स्पेसिफिकली हामला ख़वातीन के लिए है। हमल के दौरान होता है, उसके बाद जाहिर है उसके रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये होता उस दौरान है। इसके अलावा वो किस इकसाम होती हैं जो थोड़ी कम पाई जाती हैं, जिसे हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ कहते हैं, मूडी कहते हैं, एक हमारी टाइप है जिसे लाडा कहते हैं। फिर वो टाइप्स भी हैं जो बच्चों में बिल्कुल पैदाइशी तौर पे जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से होते हैं, वो पैदाइशी होती हैं। फिर एक और हमारे पास ग्रुप है डायबिटीज़ का जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी। उसमें किसी ना किसी वजह से डायबिटीज़ हो गई, जैसे कि लबलबे का इन्फेक्शन हो गया, पेनक्रेटाइटिस, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो गई। सिमिलरली अगर जैसे स्टीरॉयड का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल करने की वजह से कुशिंग्स डिजीज़ एक बीमारी है, वो होगी, उसके साथ शुगर उसके साथ लिंक है। सो बेसिकली ये सेकेंडरी कॉजेज़ में किसी कोई और वजह बनती है लेकिन शुगर हो जाती है। तो इस तरह काफ़ी इकसाम है जिसमें हमें देखना पड़ता है कि मरीज़ को कौन सी किस्म की है, और हर किस्म डिफरेंट तरीके से ट्रीट होती है। लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 ज़्यादातर हम देखते हैं कि ये ज़्यादातर होती है, तो इसमें फ़र्क क्या है? टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है, और क्या इनकी अलामात में भी वाज़ेह फ़र्क दिखाई देता है? अगर आसान अल्फाज में कहूँ तो टाइप 1 और टाइप 2 में अगर आप एक पेशेंट ये देखते हैं जो कि कम उम्र, या कह लें बच्चा या कम उम्र, जिसका वज़न शदीद कम है, वो अगर आप देखेंगे जिसका और वेट लॉस हुआ जा रहा है, ये मोस्टली टाइप 1 में आएगा, मोस्टली 100% नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप वो पेशेंट देखते हैं जिसका वजन बहुत ज़्यादा है, आप देखते हैं पीछे गर्दन का रंग तब्दील हो चुका है, थोड़ा काले की तरफ हो रहा है, उसकी शुगर, अगर उसको शुगर हो गई है, उसको बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूरिन के इन्फेक्शन हो रहे हैं, वो मोस्टली टाइप 2 की तरफ फॉल करेगा। जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन बनाने की जो पैनक्रियास की या लबलबे की पूरी कह ले उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो बॉडी इंसुलिन बना नहीं रही होती, जिसकी वजह से इंसुलिन देना हमारे लिए लाजमी है, पेशेंट की सर्वाइवल के लिए लाजमी है। टाइप 2 में ये है कि इंसुलिन मौजूद होती है, लेकिन उस हद तक मौजूद नहीं हो पाती जिस हद तक जिस्म को रिक्वायरमेंट है। उसकी वजह ये है कि इंसुलिन भी कुछ हद तक कम है, लेकिन जिस्म की मतलब जिस्म में चर्बी और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से वो दीवार जिसको इंसुलिन ने क्रॉस करके जाना है वो बहुत ऊंची हो जाती है। सो अगर इंसान को पहले उसी खाने के लिए 10 यूनिट चाहिए, अब उसी खाने के लिए शायद उसको 15 यूनिट चाहिए और बॉडी 10 की बजाय 7 निकाल रही है, वो इतना मिसबैलेंस हो जाता है कि वो फिर हाइपरग्लाइसीमिया या शुगर की अलामत आना शुरू हो जाती है। तो इसमें से खतरनाक कौन सी वाली है? खतरनाक बेसिकली दोनों के अपने अपने खतरे हैं। जो मैंने पहले मतलब बताए कॉम्प्लिकेशंस, वो दोनों ही कर सकती हैं। इसके अलावा 2-3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे जो कि इमरजेंसी होती हैं, जैसे कि डीके हो गया, हॉन्क हो गया, या HHS अब उसको हम कहते हैं, ये वो होती हैं, या शुगर बहुत कम हो जाना भी, हाइपोग्लाइसीमिया। ये 3-4 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इमरजेंसी होती हैं। मोस्टली टाइप 1 के साथ ये होती हैं, लेकिन टाइप 2 में भी हो सकती हैं। सो अगर मैं ये कहूँ इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन सी, दोनों अपनी अपनी जगह खतरनाक है, दोनों जो है वो खतरनाक है। लेकिन डॉक्टर नीबा कहते हैं कि बहुत सी ऐसी अलामात होती हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता इनिशियल स्टेजेस पे कि हमें शुगर हो रही है, डेवलप भी हो रही है, और हम लोग अपनी लाइफ में या अपनी डेली रूटीन में वो सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सालों बाद हमें जाकर पता चलता है कि अच्छा हमें शुगर हो चुकी है। इसकी क्या वजह है? ये ना आपने बहुत ही एक अच्छी बात की। मैं कई दफ़ा पेशेंट्स को बताती भी हूँ कि जब आपको शुगर का पता चला है, कम से कम 8 साल पहले आपके जिस्म में शुगर का वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लबलबा बेचारा वो पूरी तरह कोशिश करके किसी तरीके कंट्रोल कर रहा होता है। कुछ अलामात अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका वेट लॉस हुआ जा रहा है, हालांकि आप खुद इंटेंशनली वेट लॉस नहीं कर रहे, शुगर चेक करवा लें। अगर आपको ये लग रहा है कि रिपीटेडली वॉशरूम जाना, पेशाब आ रहा है, आपको स्पेशली रात को 2-3 दफ़ा उठना पड़ रहा है, शुगर चेक करवा लें।
वो लोग अगर ये देखें, जैसे गर्दन के पीछे की मैंने बात की थी, सामने वाली गर्दन का रंग और पीछे का रंग काफी लोगों में आपने देखा होगा फर्क हो गया। जिल्द पीछे से खुरदरी होगी, आप चाहे जो मर्जी कोशिश करें वो कलर नहीं जाता। इसको हम कहते हैं एक्एंथोसिस। ये चीज, यही रंग आपको बाजू के ऊपर भी मिल जाएगा, इवन घुटनों के साथ भी मिल जाएगा। सो यहाँ पे एक्एंथोसिस अगर मौजूद है तो ये अल्लाह पाक की तरफ से इशारा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी और शुगर अब हुई कि अब हुई। तो अगर ये चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाए। और मुनीबा, मैं आपको बड़े इंटरेस्टिंग सा एक बात बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया, एक फादर आए साउथ पंजाब से अपने बेटे को लेके। एक मुझे लग रहा है मेरे बेटे को शुगर हो गई है। अच्छा। और मुझे था, मैंने कहा अच्छा ठीक है, बताइए आपको कैसे लग रहा है। जब मैंने सवाल किया तो बड़ी अच्छी उनकी, मैं कहती हूँ, उन्होंने नोट किया हुआ था। उन्होंने कहा हम वॉशरूम नहीं है, हम ऐसे उस इलाके में वॉशरूम नहीं, तो बेटा बाहर जाता है, तो बाहर जब उसने पेशाब किया तो मैंने ये देखा चिंटियाँ इकट्ठी हो गई हैं। अच्छा। तो ये मुझे इससे शक पड़ गया कि उसको शुगर है। सो मैं उस बाप की उस चीज़ को बड़ा मैंने अप्रिशिएट भी किया एंड एक्चुअली उसका बच्चा डायबिटिक था। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा कि हम अपनी आंखें खुली रखें, साइंस को देखते रहें कि अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है तो हम फौरन चेक करवा लें। तो फिर क्या क्या एहतियात करनी पड़ती है टाइप 1 में या टाइप 2 के जो मरीज़ हैं जिनको ऑलरेडी ये लाहक हो चुकी है? एक तो उन्हें किस तरह की एहतियात करनी चाहिए, और दूसरा हमें जो नहीं है इस मर्ज़ में मुब्तला, उन्हें किस तरह की एहतियात करनी चाहिए ताकि इससे बचा जा सके? अच्छा, शुगर से बचने के लिए अगर मैं पहले बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। ऑटो इम्यूनिटी है, वो जिसको होनी है उसको होनी है, वो जीन्स लेके पैदा हुआ। तो अनफॉर्चुनेटली उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सही। टाइप 2 में ये है कि हमारे पास कह लें कि 50% से ज़्यादा शायद हमारे अपने हाथ में है। हमारा लाइफस्टाइल बेहतर होना चाहिए। अच्छा। उसमें मैं सबसे पहले खुराक की बात करूंगी, जिस हद तक जंक। अच्छा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ डॉक्टर नीबा, कि एक मिथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनने में आती है ना कि शायद बहुत ज़्यादा शुगर खाने से, मीठी चीज़ें खाने से शुगर हो जाती है। इज़ इट ट्रू? देखिए, शुगर खाने से अगर आप टाइप 2 की बात करें तो वो प्रेसिपिटेट हो सकती है। अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ बहुत से और फैक्टर्स मौजूद हैं जिनमें जेनेटिक्स इन्वॉल्व है। जब ज़्यादा खाने, शुगर ज़्यादा कह लें या कैलोरीज इनटेक कह लें, वो वेट गेन करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस करेगा और शुगर हो जाएगी। सो इनडायरेक्टली यस, कोई ना कोई लिंक ज़रूर है। इसी तरह जैसे वो जंक फूड, एक्सरसाइज ना करना। आजकल आपके पास इवन छोटे छोटे बच्चे टाइप 2 के साथ आ रहे हैं बिकॉज बच्चा खाना नहीं खा रहा तो टैब दे दें, मोबाइल दे दें। हमारी बच्चों की एक्टिविटी नहीं रह गई तो वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सब कुछ है जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट हो जाती है। जो कंट्रोल करना है वो ऑब्वियसली आपने अपनी ड्रग से कंट्रोल करना है, अपनी खुराक से, अपनी वॉक से। एग्जैक्टली, अपनी हेल्दी एक्टिविटीज़ करके, अपनी खुराक को बेहतर करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर अनीबा सैयद, माहिर अमराज डायबिटीज़, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर अनीबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई। और जनाब, हमने बात की है कि किस तरह हम लोग शुगर को, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी एग्ज़ाम के हवाले से हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस पर की बात। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्क पाकिस्तान में छुपे टैलेंट के हवाले से। तो मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में ये कहती रहती हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है ना यहाँ पर, तो वो है रिसोर्सेज की। और अगर हमारे नौजवानों को जो वसाइल है वो मुहैया कर दिए जाएं तो वो किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहते हैं। वो फिर चाहे खेलों का मैदान हो या फिर आईटी की फील्ड हो, मेडिकल हो या फिर इंजीनियरिंग हो। पाकिस्तानी रिसर्चर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते ही रहते हैं। और अपने इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों से करवाती हूँ जो अपनी अपनी फील्ड में नुमायां कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। और आज भी मैं आपकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूईटी लाहौर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऐसे होनहार तलबा और रिसर्चर से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल सिस्टम ऑन चिप का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है। और ये माइक्रो प्रोसेसर कोर मोटर कंट्रोल मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है जो अपने अंदर कई खूबियां रखता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इन फ्यूचर, ये कहानी जनाब हमने उन्हीं से जाननी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूईटी के। और उनके साथ मौजूद हैं अली इमरान हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के।
सर आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और अली इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले अली आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपने इस चीज़ को बनाया है, डेवलप किया है, तो ये सिस्टम है क्या और किस तरह काम करता है, ये पहले बताइए। सिस्टम में है इस तरह के, इस सिस्टम के अंदर हमारे दो मेजर चीज़ें हैं। अच्छा। एक RISC-V की अपनी कोर है, और उस कोर के साथ हमने फिर ताहिर ने डिज़ाइन की हुई मोटर मॉड्यूल है। ओके। तो उस कोर का ये फ़ायदा है कि कोर जनरल पर्पज़ है, तो आप उसको मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपका मोटर मॉड्यूल है, मोटर मॉड्यूल से आप मल्टीपल मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। और उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाती हैं, जिसमें मल्टी एक्सिस कंट्रोल आ जाता है, जिसमें आप अपनी मशीन की असेंबली लाइन में जा सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा 3D प्रिंटिंग में भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है, मल्टी एक्सिस, और इसकी लादातार एप्लीकेशन है, लेकिन मैंने आपको दो मेजर हाईलाइट की हैं। मेजर जो चीज़ें हैं वो अभी आपने हमें एक्सप्लेन की है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, आपसे बात करना चाहूँगी। आपके अंडर इन लोगों ने, बच्चों ने काम किया है, और बड़ा अच्छा काम किया है, जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो मुझे बताइए, जब ये लोग आपके पास आए कि हम लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये भी बनाया हुआ है और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपको कैसा लगा था? सबसे पहले तो वो बताइए। हाँ जी, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये ऑलमोस्ट दे आर ऑल वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। हमारे यूएटी में वैसे भी मेरिट काफ़ी हाई होता है, और जो इनटेक है दैट इज़ क्रीम ऑफ द पंजाब। और ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ वी गिव देम द अपॉर्चुनिटीज़, तो दे कैन डू वंडर्स। बिल्कुल। अब कंटिन्यूइंग विद दिस आर्गूमेंट, अब हुआ ये था कि आज से 2 साल पहले वन कंपनी केम टू पाकिस्तान फ्रॉम US, एंड दे स्टार्टेड एन ऑफिस ओवर हियर। उसी का फॉल आउट था कि वी स्टार्टेड doing projects with them, and we started assigning projects to these students. ठीक है। So this was fallout of that activity, and these were the really hardworking people. For example, the submission of our chip took almost 2 nights consecutively. These people, because there was a very hard deadline by Google to submit this processor code, and if we have missed it, then we have to wait for another year or 6 months. So this was the effort that they have done, and they learned that how to do the hard work and sheer work to get to this success. बिल्कुल ऐसे माशाल्लाह उसकी बेस हार्ड पे वर्क किया जाता है, तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अली, आपके साथ और भी जो है टीम मेंबर्स हैं, या आपने अकेले ही ये सब कुछ किया है? बेसिकली हमारी टीम में 2 फैकल्टी मेंबर्स थे। अच्छा। और 3 स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा फैकल्टी के और भी मेंबर्स ने हमारी हेल्प की थी, क्योंकि हम इसमें बहुत न्यू थे। तो इसमें हमारी फिर हेल्प थोड़ी सी हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर तैयब ने भी की थी, जो कि इसमें पाकिस्तानी थे, उन्होंने ऑनलाइन रह के हमें चीज़ें सिखाई थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। उसके अलावा मेरे अलावा 2 और हमारे स्टूडेंट्स थे, अब्दुल वदूद और मोहम्मद जुनैद, जिन्होंने हम तीनों ने मिलकर इसमें काम किया था बेसिकली। और ये काम थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ। कितना टाइम लगा इस पे काम करते हुए आप लोगों को? सॉफ्टवेयर समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था हमारे लिए, क्योंकि हम रिलेटिवली न्यू थे इसके अंदर, और ओपन सोर्स था, तो उसमें ये भी था कि आपको इंटरनेशनल भी हेल्प मिल जाती थी। हम फॉरम्स पे करते थे, तो लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी। अच्छा। तो बेसिकली तो 2 वीक्स हमने भी लगाए थे उसको, मतलब कि चिप बनाने के स्टेप में, लेकिन आईसी मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप में। तो उसमें हुआ ये था कि आखिर में जाके कुछ हमारे इश्यूज आ रहे थे, जो कि हमें फिर लगातार 2 रातें लगानी पड़ गई थी, हम सोए भी नहीं थे उसमें। ओके, लगातार 2 रातें लगा के फिर आपने इसको सबमिट कराया था? जी। उसके उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी था, तो उसको फुलफिल करने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया था। अदरवाइज हमें बहुत कुछ थे जब हमारी सबमिशन एक्सेप्ट हो गई थी उसके बाद। दैट्स गुड। तो ताहिर साहब, क्या था इसमें, इसके अंदर है क्या? थोड़ी चीज़ें तो हमें एलैबोरेट कर दी हैं अली ने, और इसमें क्या क्या हमें फ़वाइद हासिल हो सकते हैं आगे इन फ्यूचर में, इसको किस तरह हम यूज़ में ला सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, मेरा ख्याल आजकल डिजिटाइजेशन का दौर है, और हर बंदे को पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटाइजेशन, कि हर चीज़ डिजिटल हो गई है। इट इज़ डिजिटाइजेशन जिसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आप बेशक सेल फोन ले लें या मीडिया ले लें, एनीथिंग, दिस इज़ रन बाय दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के पीछे जो इसकी वर्क फोर्स है, दैट इज़ द प्रोसेसर एवरीवेयर, एंड प्रोसेसर इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यू कैन नेम एनीथिंग एंड आई कैन टेल यू वेयर द प्रोसेसर इज़। फॉर एग्जांपल, आपकी जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन है, उसमें भी एक प्रोसेसर लगा हुआ है। आप ATM मशीन पे जाते हैं, वहाँ भी प्रोसेसर है। वाईफाई राउटर में भी प्रोसेसर, आपके सेल फोन में भी प्रोसेसर है, कैमरे में भी। एनीथिंग यू नेम नाउअडेज, it has processor. Even your air conditioner, refrigerator, washing machines, they do have processors. So processor is everywhere. A processor आपके कंप्यूटर में भी है, that's a high end processor. And there are specific application processors also. जैसे blood pressure monitoring system का processor बड़ा specific होगा. So this is one such specific processor which we have aimed to design
फॉर मोटर कंट्रोल एप्लीकेशन। ओके। और उसमें भी मल्टी एक्सिस कंट्रोल करना है, जिसमें आपको 3D प्रिंटिंग एक क्लासिक एग्जांपल नजर आएगी। 3 एक्सिस में मोटर्स चलती हैं, तो देन यू मेक मोशन इन 3 डायमेंशंस। रोबोटिक आर्म होगी विच इज़ ऑन असेंबली लाइंस, बेशक कार असेंबली लाइन हो, पैकेजिंग लाइन हो, वहाँ पे भी मल्टीपल एक्सिस में मोशन प्रोड्यूस करते हैं। दोज मोशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय मोटर्स एंड मोटर्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मोटर कंट्रोल मॉड्यूल्स। So wherever we have motion and multi-axis motion, we can use this module. Now we can replace this motor control module with another thing, and this processor will be used, for example, any other DAM application. I mean, we can bring in something, a sensing mechanism, and we can make a blood pressure monitoring system around it. So this processor is general purpose enough that we can use it for many embedded applications. मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये कारआमद साबित हो सकता है। आपको लगता है मज़ीद इसमें और काम करने की हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है? हमारा ये कंटिन्यूड एफर्ट है। अच्छा। हाँ, एंड वी आर एक्चुअली एक्सटेंडिंग इट ऑन डिफरेंट डायमेंशंस। सही। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट भी, इंक्रीजिंग द स्पीड फॉर दिस प्रोसेसर एंड making it high performance system also, so we can go to one target that we are aiming for is camera applications, because camera is everywhere and we have dedicated camera chips also. Camera processors are very dedicated processors, so that's another application that we are working on. We already have started. ठीक है, तो अली इसके ऊपर सोचा आप लोगों ने फिर कि और अपडेट किस तरह इसको किया जाएगा? जी, इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन जिस तरह हमने कहा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स में आप देखते हैं कि AI स्पेसिफिक चिप्स भी आना शुरू हो गई हैं AI के लिए। तो हमारा अगला टारगेट भी यही है कि हम वेक्टर एक्सटेंशन वगैरह इसकी तरफ भी जाएं। अभी ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं सर के साथ, तो उसको आगे किस तरह लेकर जा सकते हैं। और हमारा एक ये भी एम है कि हमारे जो जूनियर्स हैं अब आगे जाके वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें। वो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इस तरह, और डिपार्टमेंट का भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। और इसका फ़ायदा हमें भी इस तरह हो रहा है कि हमें इंटरनेशनली भी रिकग्निशन थोड़ी सी मिलना शुरू हो गई है। और मेरे ग्रुप मेंबर्स को, मुझे भी, हमें डिफरेंट अगर हम जगह पे इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इन चीज़ों को भी देखते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और हमें अप्रिशिएशन भी दूसरी जगह से भी काफ़ी मिली है। तो अभी जब ये इसकी वजह से, इस खाली चिप की वजह से, प्रोसेसर की वजह से आपको रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो कैसा फील हुआ, क्या फीलिंग्स थी? बेसिकली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने पता था कि इसका मतलब इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी इंपॉर्टेंस होगी आगे जाके, क्योंकि हमने कुछ जगह पे इंटरनेशनली मैंने अप्लाई किया, जैसे डिफरेंट उसके लिए गूगल समर ऑफ कोड के लिए। उनको जब मैंने ये बताया कि मैंने इसमें काम किया तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लेना शुरू किया मेरे साथ डिस्कशन में। तो इस वजह से मैंने फिर हमें तब जाके समझ आई कि हाँ, लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं और हमें इसी चीज़ को आगे मूविंग फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। इस वजह से मैं अपने जूनियर्स को भी हमने आगे जाके ये समझाना है कि असल आपका फ्यूचर इसमें जाके आएगा। अब आगे अगर आपने काम करना है इंटरनेशनल भी आपको एक्सपोजर मिल जाता है, हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने का एक्सपोजर मिल रहा है। और इसके अलावा अब सॉफ्टवेयर हमारे लिए बिल्कुल न्यू थे, अब हमें किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था डिपार्टमेंट में। हमारे टीचर्स ने हमारी हेल्प की, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हेल्प की, तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिला। और आगे जॉब्स भी मेरे फ्रेंड्स को भी जॉब मिली है। और कि उसकी मेन बेसिस ये थी कि उसने जितना काम किया था, उनके इंटरव्यू में पूछा ये कि आपने काम किया है इसमें। सही, और उसकी बेसिस पे आपको, मतलब आपने मेहनत की है और उसका फल भी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से लिए आपने वो चिप पकड़ी हुई है जो आप लोगों ने बनाया है। बेसिकली ये हमारी चिप का पुराना वर्जन है जो कि जिस पर सर ने काम किया था। चिप को 6 मंथ लगते हैं बनके आने में। इसको जूम करके हम दिखाना चाह रहे हैं, ये उस कैमरे में आप दिखाएंगे ताकि जो देखने वाले हैं हमारे उनको पता चले कि ये एक्चुअली है क्या। ये पुराना वर्जन है? जी, पुराना वर्जन है। इसके अंदर प्रोसेसर नहीं है, इसके अंदर मोटर कंट्रोल मॉड्यूल है। हमने जो नेक्स्ट काम किया उसके अंदर प्रोसेसर भी आ गए। तो बेसिकली गूगल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप चिप बनाएं, गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के देगा। अच्छा। क्योंकि चिप मेकिंग बड़ा एक्सपेंसिव है, बेसिकली $1000 में जाता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो गूगल कहता है कि ये जो आपकी चिप है स्पेसिफिकली ये वाली, ये आप लोग डिजाइन करें, हम आपको इसको मैन्युफैक्चर करके भेजेंगे। अच्छा। तो गूगल ये करता है कि ये इस तरह के 3 बोर्ड्स भी देगा आपको। सही। और ये 50 चिप्स आती हैं फिर। अब 3 बोर्ड्स के अंदर आपके जो 3 बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी ये चिप लगी होती है। सही। तो बेसिकली ये हमारे हम 6 मंथ्स के बाद हमारा भी इस तरह बन के आएगा, तो उसकी फिर हम आगे टेस्टिंग करेंगे। क्योंकि टूल्स अभी जिन टूल्स पर काम कर रहे हैं वो ओपन सोर्स हैं, फ्री हैं। ठीक है। तो कम्युनिटी उसको भी साथ साथ देख रही होती है कि टूल में कोई मसला आएगा तो इससे उनका भी फायदा हो रहा होता है कि टूल्स को वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं अपने। और हमारा इतना फ़ायदा होता है कि हमने जो IC डिज़ाइन की फील्ड है उसमें हमें काम करने का थोड़ा सा मौका मिल जाता है, क्योंकि टूल्स इतने महंगे हैं। बेसिकली जो IC डिज़ाइन के टूल्स होते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, और ये इटसेल्फ भी बड़ा कॉस्ट लेता है। तो इस वजह से उन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ इसके अंदर।
बिल्कुल ऐसी है। ताहिर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी, इस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आप क्या चाहते हैं? हुकूमती सतह पर आपको सपोर्ट किया जाए ताकि मज़ीद इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो लिए जाएँ स्टूडेंट्स की तरफ से, या आप जैसे जो असातिज़ा हैं उनके अंडर स्टूडेंट्स इस चीज़ों को लेकर आए? सो बिफोर आई रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ, कंटिन्यू विद अलीज कॉन्वर्सेशन। अली और इसके साथ जो वदूद अनदर स्टूडेंट, जो 2 ग्रुप मेंबर्स हैं, both have secured international internships and these are highly paid internships. तो ये दोनों, एक गूगल से है, एक लिनक्स फाउंडेशन से है। सो दे हैव सिक्योर्ड इंटरनेशनल, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम एंड दे आर बीइंग पेड इन डॉलर्स। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग इज़ कि ये जो हमारी चिप है, ये वाली भी जो अभी मैन्युफैक्चर होके आ गई और जो अभी इन प्रोसेस है, बोथ आर स्पॉन्सर्ड, फुली स्पॉन्सर्ड, एंड इट टेक्स मोर देन $10,000 टू मैन्युफैक्चर वन ऑफ दैम। So these are both sponsored projects, internationally sponsored. ठीक है। अब getting back to your answer, your question, sorry, वो ये है कि last year हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड किया है and they have given us those tools, licensed tools. सही। अभी तो हम ओपन सोर्स में कर रहे हैं पैरेलल में काम, बट वी हैव गॉट लाइसेंस टूल्स आल्सो। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 8 यूनिवर्सिटीज़ को एनेबल किया एंड यूटी इज़ द हब एंड टेकिंग द लीड रोल in enabling at different places this technology. And we have designed courses, we are sharing the resources and sharing our expertise. For example, we will be running a summer camp this year. हमारी अपनी premises पे, जिसमें हम इंस्ट्रक्टर्स को और कुछ और वॉलंटियर्स को बुला के फर्दर ट्रेनिंग करेंगे उन यूनिवर्सिटी से भी और बाकी कुछ और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। सही, ये तो बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव फिर लिया गया है आप लोगों की तरफ से, और बड़ा अच्छा लगा आप दोनों से मिलके, अली आपसे भी मिलके और ताहिर साहब आपसे भी मिलके। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर प्रोफेसर एंड चेयरमैन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के यूईटी, और अली इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने ये रिसर्च किया इसके ऊपर और इस प्रोसेसर को बनाया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक अली, आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए, और आप लोग इसी तरह तरक्की करते जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करते जाएं। और जनाब, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। लाहौर में बढ़ती ट्रैफिक और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी एक अहम मसला है, और चंद साल पहले लाहौर में सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र अहम शाहराहों पर कैमरे नस्ब किए गए थे और उस हवाले से सेफ सिटी अथॉरिटी कायम की गई थी, और इस अथॉरिटी ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर कैमरे और सेंसर्स लगा दिए थे, जिनसे ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खुद ब खुद ही चालान हो जाते थे और चालान गाड़ी के मालिक के घर ऑटोमेटिकली पहुंच जाता था। शहरियों को शिकायत थी कि लाहौर में एक गाड़ी के सैकड़ों चालान किए जाते हैं और इस निजाम के तहत जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते नहीं रखा जाता और जुर्माना हो जाता है। जिनके दर्जनों चालान हो गए हैं और जुर्माने अदा नहीं किए गए हैं, तो आए रोज ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों की पकड़ धकड़ में भी लगी रहती है। इस हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिसमें सेफ सिटी अथॉरिटी का जो चालान है उसको गैर कानूनी करार दे दिया गया है। अदालत ने सेफ सिटी ई टिकटिंग चालान के खिलाफ तमाम दरखास्तें मंजूर करते हुए ई टिकटिंग चालान गैर कानूनी करार देते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि काबीना की मंजूरी के बगैर कैमरों से ई चालान नहीं किया जा सकता। तो ये केस है क्या था, इससे फैसले में मजीद क्या क्या अहकाम दिए गए हैं, इस पर क्या असरात होंगे आने वाले दिनों पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट हुमैरा अफजल हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अशफाक ने। अशफाक साहब, आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ और हुमैरा आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। मेरा सबसे पहले तो इस फैसले के हवाले से बात करते हैं, आप ही से बात करूंगी। पटिशन के हवाले से बताइएगा, क्या था दरख्वास्त गुजार का मुतालिबा जो उसने पटिशन दायर की और उसके बाद ये फैसला जो है हाई कोर्ट ने दिया है? बेसिकली जो दरख्वास्त गुजार है वो एक ट्रांसपोर्टर है, उसने अपनी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात के लिए एक मजीद बस खरीदी और अपने फ्लीट में शामिल कर दी। अच्छा, जब उसने बस खरीद ली और अपने नाम रजिस्टर करवाई तो उसके बाद उसको पता चला कि इस पर एक चालान है। जब वो सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए ई टिकट है, सॉरी, जब वो सेफ सिटी अथॉरिटी पहुंचा तो वहाँ पता चला कि 54 जो ई टिकट्स है वो ऑलरेडी इशूड है और उसी बस पर हैं, और वो नोट सो मच सो कि वो जब तक वो सारे 55 टिकट्स पे नहीं करेगा
तो वो उसकी वो बस फ्री ऑफ चार्ज नहीं हो सकी, वो बस को इम्पाउंड भी कर सकते हैं। तो फिर उस पे उसने ये हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और दरख्वास्त गुजारी कि ये सारी चालान क्योंकि मेरे खरीदने से पहले के हैं एग्जैक्टली तो मेरे पे इसकी लाइबिलिटी नहीं बनती कि मैं इसको पे करूं। और फिर मजीद जैसे जैसे कोर्ट के सामने केस आया तो कोर्ट में ये भी चीज़ें सामने आई कि सेफ सिटी अथॉरिटी को ये इख्तियार ही हासिल नहीं है अच्छा कि वो ई टिकट्स इशू करे। ओके, तो उसके ऊपर फिर ये फैसला सामने आया है। अशफाक साहब, आपसे जानना चाहूँगी मजीद क्या क्या अहकाम दिए हैं हाई कोर्ट ने इसके ऊपर के, और मजीद क्या क्या हो सकता है? देखें, इस जो आपका सवाल है ये अहम है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके दौर में हुआ ये था कि सीटीओ लाहौर अदालत में पेश हुए। अच्छा। और अदालत ने ये कहा कि लाहौर की ट्रैफिक का इतना बड़ा निज़ाम में मफलूज कैसे हो गया, हर वक्त ट्रैफिक जैम रहती है, हाँ। किस तरह से सारे मसले को हल करना है। उन्होंने कहा जी हम तजावजात का इशू है, फलां इशू है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। मीनवाइल एक वकील साहब ने अदालत में ये नुक्ता पेश किया कि जो सेफ सिटी अथॉरिटी के जगह जगह कैमरे लगे हैं तो हम क्यों ना उससे फ़ायदा उठाएं और कैमरों की मदद से गाड़ियों के ई चलान होने चाहिए। ओके। जज साहब को ये तजवीज़ बड़ी अच्छी लगी। और उन्होंने फौरी तौर पर ऑर्डर कर दिया। जो सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह थे जो कि आजकल आईजी इस्लामाबाद हैं, उनको अदालत में बुलाया और ये ऑर्डर पास कर दिया कि तमाम सीसीटीवी कैमरों की मदद से जो गाड़ियां हैं उनके ई चलान किए जाएं जो सिग्नल की वायलेशन करती हैं। अच्छा। अब जो सेफ सिटी अथॉरिटी है और जो हुकूमत है उनके पास एक फंड इकट्ठा करने के लिए एक आसान तरीका आ गया और लोगों की जेबों से पैसे निकलवाना शुरू कर दिए। अब बिलीव करें कि अब तक करोड़ों रुपया जो है वो फंड जा चुका है सेफ सिटी अथॉरिटी के बाद। लेकिन जब ऑर्डर पास हुआ तो कोर्ट ने साथ ये भी कहा था कि आपने रूल्स को भी मद्देनजर रखना है, कानून को भी मद्देनजर रखना है। इन लोगों ने कानून और रूल्स को एक साइड पे कर दिया और अदालती हुक्म की आड़ में धड़ाधड़ लोगों के चलान शुरू कर दिए। और ये भी नहीं देखा कि अगर किसी की गाड़ी चला रहा हूँ तो वायलेशन मैंने की है, लेकिन गाड़ी का चलान जा रहा है गाड़ी के मालिक के घर, उसके घर जा रहा है, तो ये भी इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। और इसी इकदाम के खिलाफ जब लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त आई तो ऑनरेबल जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो बहुत ज़बरदस्त जज हैं, बहुत अच्छे उन्होंने फैसले किए हैं माजी में भी, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जब सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह को बुलाया उन्होंने कहा कि ये किस कानून के तहत आप चलान कर रहे हैं, कोई कानून मुझे बता दें जिसके तहत आप ई चलान शुरू आपने कर रखे हैं तो हम भी लोगों को बताएं। तो उस वक्त ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह हैं इन्होंने वाजे कोर्ट में कहा कि जी कानून तो अभी नहीं बना। अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर अब किस तरह से चलान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि जी हमें क्योंकि अदालत का हुक्म था तो हमने उसके ऊपर अमल कर दिया। जज साहब ने कहा कि अगर अदालत का हुक्म था तो आपको बताना चाहिए था कि अभी कानून नहीं बना, हम उसके लिए बनाते हैं कानून, हुकूमत से बात करते हैं सारे मामलात, लेकिन ये अदालत को अपने दलाइल से मुतमईन नहीं कर सकती। इसी नुक्ते पे हुमैरा आपके पास आना चाहूंगी कि एक कानून ही मौजूद नहीं था और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी और इतना रेवेन्यू जनरेट भी किया गया है, लोगों से पैसे बटोरे गए हैं, तो ये हो सकता है क्या? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो हम ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से आमने सामने रखते हैं, लेकिन मैं बेसिकली लॉ की बात करना चाहूँगी। इसमें सेफ सिटी अथॉरिटी जो पहले ऑर्डिनेंस आया था 2015 में, अच्छा, उस ऑर्डिनेंस को भी 2016 में एक्ट बना दिया गया। अच्छा। इस एक्ट की सेक्शन 116 के तहत ये सेफ सिटी अथॉरिटी ई टिकट्स इशू करती है। ओके। इन ई टिकट्स में बेसिकली वही ट्रैफिक वायलेशंस हैं। सही। अब ट्रैफिक वायलेशन जब कोर्ट के सामने ये मामला आया, अब ट्रैफिक वायलेशन भी 3 काइंड्स की होती है। ओके। एक तो वो है जिसमें आप सिर्फ लेन की खिलाफवर्जी करते हो, सिग्नल तोड़ते हो या यू टर्न्स रोंग लेते हो। एक वायलेशन वो होती है जिसमें आप किसी को जख्मी भी हो जाता है। ये थोड़ी सी ये जो वायलेशन है ये सीवियर किस्म की होती है। और फिर कुछ वायलेशंस पार्किंग के हवाले से होती है। लेकिन ये जो सेफ सिटी अथॉरिटी है ये बेसिकली एक्ट करती है लेन की खिलाफ वर्जियाँ और इसके अलावा सिग्नल तोड़ने वालों के खिलाफ, फिर इसके अलावा ओवर स्पीडिंग को भी मैनेज करती है। क्योंकि वर्ल्ड वाइड अब इस किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होना शुरू हो चुकी है और लाहौर एक मेगा सिटीज दुनिया के मेगा सिटीज में आता है, तो इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जो है वो लाहौर के लिए सेफ था। सेफ सिटी अथॉरिटी इसीलिए बनी थी। लेकिन अब इसका एक्ट जो कहता है, एक्ट के मुताबिक 116 जो है इसकी सेक्शन वो ये कहती है कि जो पुलिस ऑफिसर साइट पे मौजूद होगा वो
इसके 5 कॉपियां इशू करेगा चालान की, जिसमें से 3 उसी वक्त उस एक्यूज को दे दी जाएंगी जिसने वायलेशन की होगी। एक वो बैंक में जमा करवाएगा और एक वो रिकॉर्ड में रखेगा। ठीक है। अब इस अथॉरिटी के तहत ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट वो टिकट इशू करे, ये टिकट बाद में इशू किए जाते हैं। सही। तो जो बंदा इस वक्त वो ऑफेंस कर रहा है, जिसने वो वायलेशन की है, ट्रैफिक वायलेशन, उसको अब ई टिकट इशू करते वक्त ये कंसर्न नहीं है कि वो उसी को मिलेगा, वो उसको मिलेगा जिसके नाम पे वो व्हीकल रजिस्टर्ड होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। तो ये एक बेसिकली फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है कि जिस बंदे ने वो लॉ की वो जो किया ही नहीं है, हाँ, वायलेशन, हाँ, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि जो भी पनिशमेंट होगी वो अंडर द लॉ होगी, और अगर लॉ नहीं है तो पनिशमेंट नहीं हो सकती। ना ही अगर लॉ की गैर मौजूदगी में कोई ऑफेंस हो सकता है। तो अगर पर्टिकुलरली लॉ आपको वो इजाजत ही नहीं देता, तो फिर आप उसको उसके मुताबिक ही टिकट इशू करके एक ले पर्सन को जिसको पता भी नहीं कि इस किस्म का कोई ऑफेंस उसकी गाड़ी में हो चुका है, उसके नाम इशू कर दें। ये एक तो कोर्ट ने ये कहा। ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है। 4, 10A 10A का मतलब ये है कि हमने जो भी कोई जुर्म अगर हमने किया है तो हम उसकी पूरी डिटेल बताएं, हमें पूरी अपनी आपको डिफेंड करने का पूरा राइट मिले, फेयर ट्रायल हो, फिर हमें कोई उसकी सजा मिले। उसकी भी वायलेशन है। फिर इसके बाद ये आता है कि जब एक लॉ है वो लॉ परमिट ही नहीं करता। फिर इसमें एक और चीज़ है, वो चीज़ ये है कि इसकी अगर ई टिकट आप पे नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी को इम्पाउंड कर लिया जाता है। एग्जैक्टली, वो चलेगी नहीं, ऑब्वियसली उसे रोके रखे रहेंगे, आप कुछ और कर नहीं सकते हैं। इसी एक्ट की सेक्शन 115 ये कहती है कि अगर आपने किसी गाड़ी को डिटेन भी करना है तो वो सिर्फ 2 वजूहात से हो सकती है। या तो वो रजिस्टर नहीं है या उसमें रूट परमिट नहीं है। ओके। अब इसमें ट्रैफिक वायलेशन कहीं नहीं आती। तो जब ये सारी चीजें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खासतौर पर कानूनी नुकात पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हमें एक लेमैन को पता हो कि जनाब हम अगर कोई वायलेशन कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, या हम किस तरह की चीजों के अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। अशफाक साहब, आपसे जानना चाहूंगी, अदालत ने यह भी कहा है कि काबीना की मंजूरी के बगैर ये ई टिकटिंग जो है ये गैर कानूनी है। बिल्कुल। तो अब ये आगे क्या है, मंजूरी के बाद क्या ये दोबारा कानून लागू हो सकता है? अच्छा देखें, अब जब आप यहाँ पर बैठी हैं, हम और ये वकील साहब बैठी हैं, हम में से कोई भी एक बंदा ये नहीं कह रहा कि ई चालान करना गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। हम ये कोई भी नहीं कह रहा कि ट्रैफिक में जिद्दत नहीं आनी चाहिए। आनी चाहिए। हम सब ये कह रहे हैं और कोर्ट भी ये कह रही है कि ट्रैफिक के निज़ाम में जिद्दत आनी चाहिए। पूरी दुनिया में ई टिकटिंग चालान होते हैं, लेकिन अगर आपने ई टिकटिंग चालान करने हैं तो पहले आपको कानून बनाना होगा, रूल्स को मद्देनजर रखना होगा और फिर उसके तहत होगा। कोर्ट ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि ई चालान गलत है, ये नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कानून मौजूद नहीं है, तो फिर आपने क्यों ये कर रहे हैं? एक निज़ाम, जब आपने नया निज़ाम राइज करना है तो उसके लिए पहले आपने कानून साजी करनी है, असम्बली में जाना है, कानून पास करना है, उसके बाद अमल दरामद होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रात को ख्वाब देखें और सुबह उठकर उस पर अमल दरामद शुरू कर दें। तो इसी मामले पर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने यह कहा है कि कभी जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं वो इस सारे मामले को वजीर आला के नोटिस में लाएं और फिर इस पर कानून साजी करें और उसके बाद इस पर अमल दरामद होगा। अब देखें, यहाँ पर रिवाज ये है कि एक एक गाड़ी 10-10 जगह पर बिकी होती है और वो फिर ट्रांसफर भी नहीं करवाते। बिल्कुल ऐसे। और इस वजह से कि जी उनके पैसे लगते हैं। अब जब चलान आना है तो वो पहले मालिक जिसने 5 साल पहले गाड़ी बेची हुई है, वो बेचारा घर में बैठा हुआ है, उसके नाम पर चलान आ जाता है। तो ये वो सारे इसके जो नकाइस हैं वो सामने आने पर कोर्ट ने ये कहा कि आप जल्दबाजी किस चीज़ की है। एक निज़ाम आपके सामने आ गया है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक है, आप जाएं काबीना से इसका मंजूर करवाएं और कानून बनाएं और इस पर अमल दरामद करें। अब यही नुक्ता सेफ। अब देखें, जो अफसोसनाक बात है जिस पर कोर्ट ने भी तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि हुकूमत मौजूद थी, असम्बली मौजूद थी, सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबराह, पूरा एक मैकेनिज्म मौजूद था, लेकिन किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि जब कानून मौजूद नहीं है तो किस कानून के तहत ये चीजें वसूल कर रहे हैं और क्यों आपने अवाम को तंग करके रखा हुआ है। वजीर कानून भी मौजूद थे लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा। मतलब अदालत ही अगर मुदाखलत करे, अदालत ही अगर नोटिस ले, अदालत ही अगर फैसला दे तो भी ठीक होना है। तो यहाँ पर क्या जो लॉ मिनिस्ट्री है वो मौजूद नहीं है, जो इनके अपने लॉ ऑफिसर हैं वो मौजूद नहीं है, लेकिन किसी ने भी इस तरफ तवज्जो दिलाने की
कोशिश नहीं की और बस इस मामले को देखकर खुश हो रहे हैं कि जो लाहौर में ई टिकटिंग चलान शुरू हो गया है। लेकिन ये नहीं पता कि यार इसका मैकेनिज्म क्या बनाना है, हमने किस कानून के तहत ये करना है। ये सारे वो मामले थे जिसको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने गैर कानूनी करार दिया और कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब इस सारे मामले को चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाएं और उनको ये बताएं कि कितने नकाइस हैं इस सारे मामले में और उसके बाद यहाँ से शुरू करें। कल जब हमने इस सारे मामले पर सेफ सिटी अथॉरिटी के जो सरबराह है उनसे जब बात की तो उन्होंने ये कहा कि अब चूंकि अदालती फैसला आ चुका है अब हम ई टिकटिंग चलान नहीं करेंगे। अच्छा, क्योंकि फैसले पर हम अमल दरामद करेंगे, ये उन्होंने ऐलान कल कर दिया। लेकिन अब ये देखें, सबसे पहले तो मैं कहूँगा सेफ सिटी अथॉरिटी जो है उनके कैमरे लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर खराब पड़े हैं, बिल्कुल उनको वो ठीक नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पर वो ऐसे अमल दरामद करते हैं। हमने कई मरतबा आपने देखा होगा कि एक रिक्शे वाले को रोक लिया, जी आपके 30,000 रुपए के चलान है, गाड़ी बंद कर दी, रिक्शा बंद कर दिया, वो बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा चलान हुआ कब है कब नहीं हुआ, ना कोई राब्ता है। तो ये वो सारे नकाइस है जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने फैसला दिया। लेकिन कल जो पंजाब हुकूमत के वकील थे उन्होंने ये कहा कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में यही निज़ाम राइज है, ई टिकटिंग चलान हो रही है, जिद्दत आ रही है सारे मामले में, तो हम इस फैसले को इंट्रा कोर्ट अपील हम दायर करेंगे इस फैसले के खिलाफ। तो बात फिर वही आ जाती है कि आप जरूर चैलेंज करें, लेकिन ये तो देख लें कि क्या कानून मौजूद है, क्या कानून साजी की गई है, प्रोसेस मौजूद है, कुछ भी मौजूद नहीं है। इम्प्लीमेंट कराने का ऐसा थोड़ी कि आपने बस कैमरे लगा दिए तो उस कैमरे की मदद से आप गरीब आवाम को लूटते ही जा रहे हैं। ये चीज बड़ी देखनी पड़ेगी। हुमैरा, अब अगर जैसे उन्होंने कहा कि काबीना की मंजूरी के बगैर ये लाया गया था, कानून लाया गया था, कानून है नहीं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी, तो अगर इसकी मंजूरी मिल जाती तो क्या दोबारा ये लागू हो सकता है और क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है हाई कोर्ट की तरफ से? देखिए, हाई कोर्ट ने तो ये हाई कोर्ट के सामने इस वक्त जो इन्होंने बात की वो बिल्कुल दुरुस्त की कि जब तक कोर्ट के सामने मामला नहीं आएगा और कोर्ट ही एक्शन नहीं लेगी तब तक कोई काम नहीं यहाँ पे होता। लेकिन देखिए, हर कोई इंसान जो है वो कोर्ट तक अप्रोच भी नहीं कर सकता। अब वेरियस किस्म के ई टिकट्स हो चुकी हैं यहाँ पे, और ये एक ट्रांसपोर्टर था और उसके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी थे कि वो कितना मजबूर होगा कि उसने हाई कोर्ट वो गया। ऑब्वियसली अगर 55 टिकट्स होंगी उसके गाड़ी के ऊपर तो वो कैसे उसको मेंटेन कैसे करेगा। लेकिन यहाँ पर एक नुक्ता बहुत अहम है, वो ये है कि आजकल आपको पता है कि एक केस डिस्कस हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला, और जो ओपोजिशन है वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का इत्तलाक माजी से होगा। सही। और अगर माजी से होता है तो फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए खतरे की घंटी बज जाती है और दोबारा इलेक्शन होगा। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि क्या ई टिकटिंग चलान का भी जो फैसला है ये भी माजी से होगा, क्योंकि ये तो इलीगल कोर्ट ने करार दे दिया। जब एक चीज हो ही गैर कानूनी गई तो फिर डे 1 से गैर कानूनी हुई, तो फिर लोगों से जो इन्होंने करोड़ों रुपए इकट्ठे किए तो उनका क्या बनेगा? तो अगर वो उस फैसले का इत्तलाक भी माजी से होता है तो फिर इस फैसले का इत्तलाक भी माजी से होना चाहिए और इस पर मनोवन अमल दरामद होना चाहिए। और क्या फिर अगर देखा जाए इलीगल है तो अगर इसका फैसला माजी से जोड़ा जाएगा तो क्या फिर जो इतने पैसे लिए गए हैं लोगों से वापस आ सकते हैं? इससे पहले मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि इसका आगे प्रोसेस क्या होगा। बेसिकली कोर्ट ने इसको कोर्ट के सामने इस वक्त ई टिकटिंग की जितने बेनिफिट्स हैं वो भी हैं। अब जो स्टडी है जो कोर्ट के सामने लाई गई वो ये कहती है कि पिछले 2 साल में जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उसमें भी कमी आई। बिल्कुल। और जो रेस्क्यू 1122 का रिकॉर्ड है वो भी सामने लाया गया, वो भी कहता है कि फैटल एक्सीडेंट्स में भी कमी आई। और उसके अलावा जो ट्रैफिक की जितने भी पुलिस है वो सारी फोकस्ड होकर काम करती है, क्योंकि ई टिकट्स चलान जो था वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। अब वो ई टिकट्स का काम ई टिकट्स की जगह पे हो रहा है और वो ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है। ये इससे लाहौर की जो इंडेक्स है, जो ट्रैफिक की वर्स्ट किस्म की ट्रैफिक थी इंडेक्स थी, वो 38 से जो 2018 में थी उसके बाद 106 पे अब आई है, यानी रिड्यूस होता गया। ट्रैफिक की वायलेशन जो है वो कम होती गई ई टिकटिंग सिस्टम से। लेकिन क्योंकि लॉ में वो चीज मौजूद ही नहीं है जिसके मुताबिक ई टिकट इशू हो रहे थे, तो अब बेसिकली लॉ में अमेंडमेंट आएगी जिसके लिए
इसको लेकर आया जाएगा बाकायदा एक कानून के तहत, फिर इसके ऊपर काम होगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है, कानून पास करवाने की जरूरत है, फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी तो हमारी जिंदगी जो है वो सुकून में आ सकती है। हमारे साथ मोहम्मद अशफाक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया आपका, और एडवोकेट हुमैरा अफजल ने भी हमें ज्वाइन किया था। हुमैरा आपका भी बेहद शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। और जनाब ये एक अहम मसला था लाहौर शहर का जिसके ऊपर हमने बात की है। और जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात हो जाए पाकिस्तान में मौजूद दस्तयाब कारोबारी मौक़ों के हवाले से, तो दुनिया भर की तरह ना पाकिस्तान में भी कारोबार के रुझानात तब्दील होते ही जा रहे हैं। ऑनलाइन कारोबार को पाकिस्तान में तेजी से हासिल होती मकबूलियत अब किसी से भी ढकी छुपी नहीं रही है। ना दुकान किराए पे लेने की अब परेशानी होती है और ना ही उसकी पकड़ी देने का कोई झंझट होता है कि हम लोगों ने पैसे जमा करने हैं और फिर उसकी पकड़ी देनी है। बस हमने घर पर बैठना है, अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है, उस पर मुख्तलिफ चीज़ें भरनी है और फिर दुनिया जहां में डिलीवरी के जरिए अपने ग्राहकों को उनकी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो फरोख्त करनी है। और ये सब मुमकिन हो रहा है फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स और स्टार्टअप्स की बदौलत। पाकिस्तान में स्टार्टअप्स का रुझान तेजी से बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की मजमूई मालियत आइंदा 5 साल के दौरान 6 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। और हर साल ये बताया जाता है कि हजारों स्टार्टअप्स शुरू होते हैं जिनमें नाकामी की रेशो 90% है और महज जो 10% स्टार्टअप्स हैं वो ही कामयाब हो पाते हैं। और हर कारोबारी मालिक और सेल्समैन का बुनियादी हदफ होता है कि सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा किया जाए और सेल्स रेट ज़्यादा लेना चाहिए। लेकिन अगर लोग कुछ ऐसी बुनियादी गलतियां भी कर बैठते हैं जिसकी वजह से जो सेल्स कम होती हैं उनकी और स्टार्टअप नाकाम हो जाता है, तो ये गलतियां कौन कौन सी हम कर बैठते हैं और इनसे कैसे हम बचा जा सकता है, सेल्स कैसे बढ़ाई जा सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उमैर अरशद, है मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपर्ट हैं। उमैर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उमैर, ई कॉमर्स इंडस्ट्री और स्टार्टअप और ये जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है और हर कोई इसमें जंप इन करना चाह रहा है। मुझे बताइए कि इसमें आ तो रहे हैं बहुत से लोग, लेकिन रेशो इतनी कम क्यों है? 90% जो स्टार्टअप्स है वो नाकाम होते हैं, इसकी क्या वजह आपको लगती है? देखें, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आइडियाज़ और प्लान्स जो हैं वो कभी भी किसी को भी किसी टाइम भी कहीं भी बैठे हुए आ जाते हैं। हाँ जी। लेकिन हर आइडिया कामयाब हो वो ज़रूरी नहीं है। उसके पीछे ये होती है, उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। ओके। सबसे पहले आप कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, आपकी टीम फॉर्मेशन आपको देखनी पड़ती है, मार्केट वैल्यू, प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट डिमांड, ये सारी चीज़ें, ये सारे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ता है। अच्छा। और जब आप इन चीज़ों को फोकस किए बगैर कोई भी स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली फिर उसके फेलियर्स भी आते हैं। बिल्कुल। अब पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पीपल जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, दे डू नॉट उस चीज़ पर रिसर्च नहीं करते हैं कि क्या उसकी कॉस्टिंग है ई कॉमर्स स्टोर सेटअप करने की। उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी आती है, उसमें मार्केटिंग कॉस्ट भी आती है, उसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उसमें आती है। जो मेजर प्रॉब्लम मैंने फेस की है या मैंने एक्सपीरियंस की है वो ये है कि टीम फॉर्मेशन इस तरह है कि आपको, अब पाकिस्तान में ज्यादातर सेट कल्चर है। हाँ जी। अगर आप एक बंदे को आइडिया आ गया तो वो सीईओ बन के बैठ जाएगा। वो अब आपको पढ़े लिखे लोगों को लागे लाना पड़ेगा, उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी। आइडिया मेरा है, इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई हैव टू बी फेस ऑफ द कंपनी। यू नीड टू फाइंड पीपल दोज हु आर एफिशिएंट। सीईओ, सीटीओ, सीओ, ये वो डेजिग्नेशंस हैं जिनको आपको स्टेक देना पड़ेगा, इक्विटी देनी पड़ेगी और उनको अपने साथ पार्टनरशिप में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रोजेक्शन, प्लानिंग। अब जिस तरह मैं आपको एक एग्जांपल कोट बताता हूँ, वॉरेन बफेट का एक कोट है कि एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो ये वो सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर लोग काम नहीं करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करते हैं। क्योंकि देखें, इसमें जब आप स्टार्टअप करते हैं ना तो देयर आर 4 P's ऑफ इट: प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशंस एंड प्लेस। ये सारी चीजें हैं जिसका एनालिसिस करना पड़ता है। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप जो स्टार्ट करने लगे हैं उसकी आपको
कंपटीटर एनालिसिस करने चाहिए कि मार्केट में इसका कंपटीशन कितना है, इस प्रोडक्ट का शेयर कितना है और उसके कंपटीटर्स कितने हैं। इन सारी चीज़ों को जब आप इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि हम कभी हमारी रिसर्च में कमी होती है जिसकी वजह से हम फेलियर होते हैं। डेफिनेटली अगर आप आज ई कॉमर्स को या जब ऑनलाइन बिजनेसेस नहीं इस तरह शुरू किए जाते थे, तो अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं तो एक आदमी या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, इंडिविजुअल या फर्म एक प्लान और आइडिया लेके आती थी, उस पर सालों रिसर्च होते थे। अगर आप 20 साल 50 साल पहले पाकिस्तान में कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के ऊपर चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं उनकी तरक्की की पीछे सबसे बड़ी रीजन ये है कि वो एक हिस्सा जो है अपना इन्वेस्ट किया करते थे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। कि अगर कंपनी आज जो प्रोडक्शन कर रही है, कंपनी ने 6 महीने बाद क्या प्रोडक्शन करनी है, साल बाद क्या प्रोडक्शन करनी है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड आने वाला है, उसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे होते थे। लेकिन अभी क्या है कि हम जो है बहुत रेस्टलेस हैं। अभी मुझे 12 बजे एक आइडिया आया, 3 बजे मैंने 3-4 लोगों से बात की, शाम 6 बजे तक आई नीड टू स्टार्ट इट। सही माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं आपको। माइलस्टोन सेट करने चाहिए कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या अचीव होगा, सेकंड क्वार्टर में क्या अचीव होगा, थर्ड क्वार्टर में क्या अचीव होगा। अगर फर्स्ट क्वार्टर में ही कुछ अचीव नहीं हो रहा तो देन यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, देन वी नीड टू स्टॉप इट, देन वी नीड टू फिगर इट आउट व्हाट इज द इशू। अब लास्ट ईयर एयरलिफ्ट और एक और स्टार्टअप है, उन्होंने $86 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, क्योंकि आप हमारी पाकिस्तान की इकोनॉमी इज गेटिंग बेटर। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ई कॉमर्स और कोविड के दौरान पाकिस्तान में जो यूथ है उसकी बेरोजगारी बहुत हद तक का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया। ई कॉमर्स में देयर इज अ प्लेस फॉर एवरी पर्सन। कोई जिसके पास स्किल सेट है, जिसके पास स्किल सेट नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ अभी बूम के ऊपर है और इंडस्ट्री इटसेल्फ अभी ग्रूम हो रही है। तो स्टार्टअप्स के लिए मेरा ये मानना है कि उनको प्रोजेक्शन और प्लानिंग करनी चाहिए, और जो लोग इस डोमेन में काफी अरसे से हैं उनसे मशवरा करना चाहिए और फिजिबिलिटी बनानी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाउ लॉन्ग यू कैन सर्वाइव विद सेल्स एंड विदाउट सेल्स। लेकिन उमर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसमें कहते हैं कि वन मैन आर्मी होती है शायद। अगर हम इस इंडस्ट्री में आएंगे तो एक ही बंदा सारा कुछ कर लेगा, वो अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर लेगा, प्लानिंग भी कर लेगा, रिसर्च भी कर लेगा, बाकी सारी चीजें भी कर लेगा। ये भी एक लैक है हमारे इस चीज में कि हम कामयाब नहीं हो पा रहे होते? डेफिनेटली ये वो जो 90% पीपल जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, ये जो अभी आपने एग्जांपल दी है, ये वही लोग हैं जो कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। एक बंदा कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता है। देखें, कोई भी कारोबार या काम शुरू किया जाता है तो सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन किया जाता है। इफ आई स्टार्ट अ बिजनेस टुडे विद 1 पर्सन और 2 पर्सन, तो मैंने अपना गोल क्या सेट किया कि मुझे इस कंपनी को 200-500 बंदे पे लेके जानी है, तो आज से ही मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। I have worked with more than 150 clients in last 3 to 4 years. ठीक हो गया। मैंने ये नोटिस किया है कि किसी के पास ब्रांड मैनुअल्स नहीं है, किसी के पास ब्रांड पॉलिसी नहीं है। हर बंदा अपना इररेलेवेंट और इनडायरेक्ट कंपटीशन सेट कर लेता है। एक छोटा ब्रांड है जिसने अभी स्टार्ट किया है, वो अपना आपको उस ब्रांड के साथ कंपेयर करना शुरू कर देगा जो 50 साल से मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो जब आप रॉन्ग कंपटीशन करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपके टारगेट्स और गोल्स भी रॉन्ग हो जाएंगे, यू कैन नॉट अचीव देम। तो डेफिनेटली आपको पॉलिसीज और आपको प्लानिंग्स, प्रोजेक्शंस, टीम फॉर्मेशन, और एक बंदा कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकता। वो एक मेजर की रोल प्ले कर सकता है, बट आपको टीम चाहिए। लोगों को आगे लाएं, लोगों को इक्विटी दें, लोगों को स्टेक होल्डर बनाएं, लोगों को पार्टनरशिप्स ऑफर करें, और गलत पार्टनरशिप्स भी ना करें, सोच समझ के करें। सोच समझ के इस चीज में पैसा भी लगाना है और अपनी एनर्जी भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करनी है। दूसरा, उमेर कुछ टेक्निक्स फिर हमें बताएं, सेल्स किस तरह हम लोग अपनी ज्यादा उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या हम गलतियां करते हैं जिसको हम लोगों ने पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है, क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हो सकती है? डेफिनेटली बहुत सारी टेक्निक्स हैं। मैं इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। देखें, आपको सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्निकली सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट। सेकेंडली मार्केटिंग सपोर्ट। थर्ड आपको एसईओ सपोर्ट चाहिए। टेक्निकल सपोर्ट में यू नीड टू चूज द राइट प्लेटफॉर्म। आप ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करें जिसकी होस्टिंग या तो ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करें जो सेल्फ होस्टेड हो या जिसकी होस्टिंग में कोई इशू नहीं हो। क्योंकि देखें, अमेज़न के सीईओ और ओनर भी यही कहते हैं कि अगर आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर ओपन हो जाती है तो आपका कन्वर्जन रेट वुड बी मच बेटर देन दी अदर वेबसाइट्स। अब अगर आपकी वेबसाइट्स अगर स्पीड से ओपन नहीं हो रही, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, और आपका यूआई यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपके लैंडिंग पेजेस को आप इंप्रूव करें,
बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, उसके ऊपर काम करें. हायर दी एक्सपर्ट पीपल, एक्सपर्टीज हैं जिनके पास, उनको हायर करें. डो नॉट हायर रॉन्ग पीपल, दो जिनको कुछ समझ नहीं है. टेक्निकली आप उसको अपनी वेबसाइट को या अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाएं इन सारी चीज़ों से. फिर उसके बाद आ जाते हैं मार्केटिंग के ऊपर. देयर आर 44 मिलियन यूजर्स ऑफ ऑन फेसबुक इन पाकिस्तान. अब जब 44 मिलियन यूजर्स हैं तो आप उसमें से आप पोटेंशियल बायर्स निकाल के आप अपना बिजनेस की सेल्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. मल्टीपल कैंपेन्स रन कर सकते हैं आप, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टा मार्केटिंग, गूगल एड्स के थ्रू जो है आप ये सारा जो सारी जो बिजनेस है अपने सेल्स को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. आपको बेसिकली अपने आप ईमेल मार्केटिंग करें, एसएमएस मार्केटिंग करें, पुश नोटिफिकेशन करें, सेंड न्यूज़ लेटर्स, और उसके बाद कस्टमर रिव्यूज़, कस्टमर फीडबैक. अब मेजॉरिटी पाकिस्तान में जितने भी बिजनेस है आप देखेंगे उनके कस्टमर रिव्यूज़ बंद हैं. आप ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें कि आप वेबसाइट्स के ऊपर ऑफरिंग्स लगाएं, वेबसाइट के ऊपर प्रमोशंस लगाएं, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक को इंक्रीज करने की कोशिश करें. उन कीवर्ड्स को यूज़ करें जो गूगल के ऊपर जिनके हाई वॉल्यूम है, जिनके ऊपर हाई वॉल्यूम है, जिनके ऊपर ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड हुई हुई है, एंड दोज पीपल आर सर्चिंग दोज कीवर्ड्स. तो आप अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की प्राइस, अपनी प्रमोशंस, अपनी ऑफरिंग्स, ईमेल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग, इन सारी चीज़ों से आप डेफिनेटली अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन अब ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन एक बंदा ये इतने सारे काम नहीं कर सकता. तो डेफिनेटली आपको मार्केटिंग की टीम, मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग एजेंसीज को हायर करना चाहिए जो आपको सेल्स इंक्रीज और इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करें. और सेल्स ऐसे भी इंक्रीज की जा सकती हैं. देखें, ब्रांड का जो एसेट होता है वो कस्टमर का डाटा होता है कि उसके कितने कस्टमर्स हैं. आप यू रीच आउट टू योर कस्टमर्स, सेंड आउट डिस्काउंट वॉचर्स, उनकी बर्थडे के ऊपर उनको गिफ्ट कार्ड्स भेजें, उनको ईमेल्स दें, बिकॉज इट्स द कनेक्टिविटी बिटवीन अ ब्रांड बिजनेस एंड द एंड यूजर अ कस्टमर. तो ये सारे अगर पैरामीटर्स और एलिमेंट्स जो हैं अगर फुलफिल किए जाते हैं तो डेफिनेटली सेल्स को इम्प्रोवाइज किया जा सकता है. इम्प्रोवाइज किया जा सकता है. और लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर अभी काम हो रहा है यहाँ पे, मतलब आईटी पे काम हो रहा है, ई कॉमर्स पे लोग आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन क्या इस तरह की इंस्टीट्यूशंस मौजूद है जहाँ से हम जाके सीख सकते हैं? यस, डेफिनेटली. देखें, एक तो पाकिस्तान FTP जो है, पाकिस्तान फ्रीलांस जो है वो भी है. मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है उन्होंने भी वो भी इस तरह के कोर्सेज करवा रहे हैं. और उसके बाद अभी रिसेंटली आई वाज आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर. वी हैव रिसेंटली पुल्ड पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक इवेंट विच बाय द नेम ऑफ फ्यूचर फेस्ट 22. हमने अभी रिसेंटली वो इवेंट करवाया है पाकिस्तान में, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि हमारा भी वहाँ पे स्टॉल था और हम ऑर्गेनाइजर्स भी थे. तो मैंने वहाँ पे नोटिस किया कि अवेयरनेस जो है ना वो मेजर रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज़ को इंक्रीज करने के लिए. अब लोगों को यहाँ तक अवेयरनेस आ गई है कि लोग उस इवेंट में आए, लोगों ने क्वेश्चंस किए, लोगों ने स्पीकर्स को सुना, इंटरनेशनल स्पीकर्स आए, और वहाँ पे आके लोगों ने, मैं खुद अपने बूथ के ऊपर खड़ा हुआ था, बिकॉज आई एम अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट वन ऑफ द लीडिंग एजेंसीज इन पाकिस्तान विच इज़ हाइव मैट्रिक्स. तो जो हमारा वहाँ पे बूथ था तो मैंने हज़ारा यूनिवर्सिटी और GIK यूनिवर्सिटीज, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स आए, एंड आई वाज स्टैंडिंग एट माय बूथ एंड दे वर आस्किंग मी, और इंटरेस्ट ले रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, कैरियर कंसल्टेंसी कैसी लेनी चाहिए. उस इवेंट के बाद मुझे खुद जो है जो कैरियर्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के कैरियर ग्रुप्स होते हैं, दे आर अप्रोचिंग मी कि आप आएँ, आके हमें बताएं. तो अगर किसी ने भी ई कॉमर्स के साथ मुंसलिक होना है तो देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वो चीज़ें कर सकते हैं. यूट्यूब पे बहुत सारा आप चीज़ें सीख सकते हैं, या इस तरह के और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आके आप सीख सकते हैं. तो और इसको जितना सीखेंगे उतना ही हमें मज़ा आएगा, और इसको हम आगे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या अपने कारोबार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हमारे साथ उमैर अरशद, मार्केटिंग एंड सेल्स एक्सपर्ट मौजूद है. उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं, और जनाब ई कॉमर्स के वाले से बात कर रहे थे, सेल्स के वाले से हम बात कर रहे थे, और कुछ उमैर हमें टिप्स देकर जा रहे हैं कि किस तरह आप अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं. अब आगे बढ़ते हैं और कुछ वायरल न्यूज शामिल कर लेते हैं. तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में पाकिस्तानी फिल्मों का जादू अब खूब सर चढ़कर बोलना शुरू हो चुका है. यासिर हुसैन की जावेद इकबाल के बाद अब एक और पाकिस्तानी फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड जीतने में कामयाब हो चुकी है, और पाकिस्तानी हिदायतकार, लिखारी, अदाकार साइम सादिक की शॉर्ट फिल्म जॉयलैंड दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कॉन में जूरी अवार्ड अपने नाम करने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म बन चुकी है. फेस्टिवल में हमने देखा कि जूरी
सरबराह के मुताबिक एक ख्वाजा सरा रकास की जुरतमंदाना तस्वीर पेश करने वाली जो ये फिल्म थी, जॉयलैंड को बेहतरीन LGBT क्वेयर या फेमिनिस्ट थीम पर मबनी फिल्म के तौर पर क्वेयर पाम इनाम दिया गया है और फिल्म ने अनसर्टन रिकॉर्ड कैटेगरी में भी जूरी प्राइज जीता है। तो ये हिदायतकार साइम सादी की फिल्म जॉयलैंड जिनसी इनकलाब एक पिदरशाही खानदान के सबसे छोटे बेटे की कहानी सुनाती है, जिससे तवक्को की जा रही होती है कि वो अपनी बीवी के साथ बेटा पैदा करेगा, लेकिन वो एक डांस थिएटर का हिस्सा बन जाता है जहां वो उसकी ख्वाजा सरा डायरेक्टर की मोहब्बत में मुब्तला हो जाता है। और कॉन्स फेस्टिवल में पेश की जाने वाली ये जो पहली पाकिस्तानी फिल्म है जहां ये अनसर्टन रिकॉर्ड सेगमेंट का भी हिस्सा बनी है, जो कि सिनेमा इंडस्ट्री में नौजवान और मुनफरिद टैलेंट की मौजूदगी को उजागर करता है। तो ये हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है, पाकिस्तान के लिए बड़ी प्राउड की बात है कि हमारी जो फिल्में हैं अब ये इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज हो रही हैं। अब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।